हाँ जी, हेलो भाई सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी जवान? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। हमारे साथ सूरज भाई, जेपी यादव, आशीष कुमार, अमित कुमार, अभिषेक, संदीप भाई, विशाल, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी की क्लास आपकी अभी एक दो दिन ऑफ रहेगी मेरे भाई। राजूराम भाई, मोहित, अभिषेक, शुभम कुमार, आलोक भाई, दिनेश। चलिए, कैसे हो आप सभी जवान? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे भाई। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ये सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। ये एनर्जी, मोटिवेशन, जोश, जुनून, जज्बा आपकी रगों में होना चाहिए। और कहते हैं ना, जो फौज की तैयारी करता है ना, उस जवान की रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। उस जुनून को जगाओ मेरे भाई और तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। कल से आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर शाम 7:50 पर धमाकेदार आपका प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा, जो नॉन स्टॉप आपके एग्जाम तक चलेगा। ठीक है भाई, चलिए। मेरे माइक की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है, तो मैं उसे बदल लेता हूं। तब तक आप रिवीजन टेस्ट के इन धमाकेदार 5 प्रश्नों के जवाब दो मुझे फटाफट। हाँ जी, बताओ मेरे भाई, फटाफट इनके आंसर बता दो। बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका मेरे भाई जीवन जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। स्थापना कब हुई बीएसएफ की? आप कहोगे 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। बीएसएफ मेरे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है, विशेष रूप से इसका जो मुख्य कार्य है बीएसएफ का, वो क्या है मेरे लल्ला? आप कहोगे सर, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, क्लियर है, इनकी मेरे भाई सीमाओं की सुरक्षा करना, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो यहां पर सभी जवान ठीक बता रहे हैं, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ है ये आपका सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। 1939 1939 में मेरे भाई सीआरपीएफ का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आईटीबीपी का मुख्य कार्य बताओ मुझे। आईटीबीपी का जो मुख्य कार्य है आपका, इंडो तिब्बत पुलिस जो बल है, इसका मुख्य कार्य है भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा करना। आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है? भारत चीन या फिर तिब्बत आप बोल सकते हैं। भारत चीन या भारत तिब्बत की सीमाओं की रक्षा करना, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भारत नेपाल और भूटान सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? कौन सा रहता है? एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, आपको ध्यान रखना है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई बताओ मेरे जवानों? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969। ध्यान रखना मेरे भाई, 10 मार्च 1969 आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, सीआईएसएफ का गठन हुआ। क्लियर है? अब मुझे बताओ इन 5 में से आपका स्कोर कितना हुआ। अब आगे के जो अर्धसैनिक बल है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे।
उसके अलावा भारत की जो एजेंसियां हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शाबाश सुदांगर भाई। हाँ जी, आ जाओ मेरे भाई। असम राइफल के बारे में है वो हम आज पढ़ेंगे मेरे भाई। किसके बारे में गुरुदेव? असम राइफल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, असम राइफल्स का जो प्राथमिक कार्य है, भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य है मेरे भाई, उनकी सुरक्षा करना। पूर्वोत्तर राज्यों का मित्र कहा जाता है असम राइफल को। भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, यहां पर असम राइफल है वो तैनात रहती है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है मेरे भाई। असम राइफल का जो गठन है वो ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, और हमारा सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो है आपका असम राइफल। क्लियर है? असम राइफल आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना हमारा अर्धसैनिक बल। ठीक है बाबू, एकदम सर क्लियर है। लिखेंगे असम राइफल का जो गठन है आपका, ये होता है 1835 में। कब होता है सर? 1835 में, ब्रिटिश राज के दौरान। ब्रिटिश राज के दौरान भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल तो आपको पता है सीआरपीएफ है, लेकिन मेरे भाई भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल आपको पूछे तो वो है आपका असम राइफल। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज। क्लियर है? तो यह है आपका असम राइफल, आपको ध्यान रखना है। असम राइफल अपना स्थापना दिवस है ये कब मनाती है? असम राइफल है ये अपना स्थापना दिवस बाबू कब मनाती है? तो ये मनाती है 24 मार्च को। कब मनाती है गुरुदेव? 24 मार्च को मनाती है। एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। बाकी सभी आपके अर्धसैनिक बल है उनके मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन असम राइफल का जो मुख्यालय है बाबू वो है आपका शिलोंग। कहाँ है मेरे भाई? शिलोंग। शिलोंग मेघालय। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, असम राइफल्स है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? असम राइफल का जो प्राथमिक कार्य है वो तो है मेरे भाई, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा करना। देश की सीमाओं की रक्षा करना। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य है उनकी भी सुरक्षा का दायित्व है, वो मेरे भाई किसका है जी? आप कहोगे सर असम राइफल का है। तो आप सभी यहां इस प्रकार भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं की रक्षा करना। क्लियर है? भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं की रक्षा करना, ये भी आपको ध्यान रखना है, असम राइफल्स का कार्य है। और असम राइफल्स के जो पूर्वोत्तर राज्य है, आपको ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर जो राज्य है वो मेरे भाई इस जो असम राइफल्स है मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं? असम राइफल्स को कहते हैं, ध्यान रखना,
पूर्वोत्तर लोगों का मित्र, ठीक है, पूर्वोत्तर लोगों का मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ गया, कौन सा अर्धसैनिक बल है जिसे पूर्वोत्तर लोगों का मित्र कहा जाता है? तो वो हमारी असम राइफल्स है। क्लियर है मेरे भाई? एकदम सर क्लियर है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। हाँ जी। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य क्या है मेरे भाई? मोटो। आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, असम राइफल्स का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका मेरे भाई, पहाड़ी लोगों का मित्र। ध्यान रखना, पहाड़ी लोगों का मित्र। इतनी जानकारी आपको असम राइफल्स के बारे में मेरे भाई ध्यान रखना है। ओके सर, गूगल तो असम राइफल का मुख्यालय दिल्ली बता रहा है, वो गलत बता रहा है, शिलोंग है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए लिखेंगे यहां तक सभी जवान। यहां तक लिख लिया तो सभी जवान बताएंगे। एसएसएफ भी आपकी अर्धसैनिक बलों के अंदर ही आती है मेरे भाई। आप सभी जवानों ने लिख लिया? सचिन भाई, एसएसएफ अर्धसैनिक बल है वो आता है, आप मस्त रहिए। चलिए, आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया तो मुझे बताओ मेरे भाई, एसएसएफ का गठन आपका 1962 में हुआ था, ध्यान रखना है, भारत चीन युद्ध के दौरान। अभी मैं उसके बारे में भी लिखाऊंगा। चलिए लिख लिया आप सभी जवानों ने? हाँ जी, आप सभी ने लिख लिया है, थम्स अप कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बात करते हैं एसपीजी की। किसकी बात करते हैं गुरुदेव? एसपीजी की बात करते हैं, आ जाओ। एसपीजी देखो, एक तो होता है आपका ये तो हो गया जैसे विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, और एक जो कमांडो होता है आपका एनएसजी। क्लियर है? एनएसजी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है। एक होता है एसपीजी। इसके लिए अलग से कोई भर्ती नहीं निकलती है मेरे भाई। जितने भी हमारे जो अर्धसैनिक बल है उसके अंदर जो टॉप लेवल का होता है ना मेरे भाई, अच्छा खासा मेरे भाई, जिसकी हाइट भी लगभग 6 फुट से ज्यादा होती है, एकदम जोशीले अंदाज का होता है, यानी पूरी जो उनकी बटालियन होती है उसमें जो टॉप रैंक का जो जवान होता है, जितने भी अर्धसैनिक बल है, उसमें से निकाला जाता है एनएसजी को। एनएसजी के अंदर जो टॉप होता है इसमें से निकाला जाता है एसपीजी को। प्रधानमंत्री वगैरह मेरे भाई होते हैं ना, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है एसपीजी का। आपने देखा होगा मोदी जी की गाड़ी के चारों ओर एकदम ब्लैक चश्मा लगा के, और हाथ के अंदर एक मेरे भाई अटैची टाइप का, आपने देखा होगा हाथ में एक अटैची टाइप की रखते हैं। जैसे अभी मेरे स्टूडियो में नहीं है, वरना मैं आपको डेमो दिखाता, है ना? तो उसमें ध्यान रखना, कोई हथियार वगैरह नहीं रखते हैं, वो बुलेट प्रूफ होती है जिसमें 3 लेयर खुलती है ना? जैसे मान लो इस प्रकार का कोई भी मेरे भाई हाथ के अंदर वो पकड़ के रखते हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं
कहीं दूर से मान लो गोलियां चल सकती है या हमला हो सकता है प्रधानमंत्री पर, तो डायरेक्ट उसे ऑन करते हैं और उसकी 3 लेयर खुलती है। जितने भी 10-20 लोग होते हैं ना आसपास में, सबके हाथों में वो अटैची टाइप का एक बॉक्स होता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा। तो तुरंत वो ओपन हो जाता है। वो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे भाई, और मोदी जी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं ऐसे तानकर। फिर आप चाहे गोली चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, उसे कोई भेद नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये जो एसपीजी होते हैं ये प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं का होता है, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं होता कि इनका कोई निश्चित कार्यकाल है कि इनको 40 वर्ष तक रखा जाएगा, नहीं। इनकी भी ध्यान रखना, जैसे मान लो इनको 5 साल, 7 साल, 10 साल, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। उसके बाद जिस अर्धसैनिक बल से इनको लाया गया है, चाहे एनएसजी से लाया है, चाहे मतलब एसएसबी से है या बीएसएफ से है या सीआरपीएफ से है, वापस उसी यूनिट में उनको भेज दिया जाता है कि जाओ आप अपना कार्य करो। फिर ये दूसरे जो एसपीजी है उन कमांडो को तैयार करते हैं, ध्यान रखना है ना। यमराज का दूसरा नाम एसपीजी कमांडो होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। मोदी जी होता है ना, जैसे मान लो यहां मोदी जी है, तो मोदी जी के चारों तरफ आपको दिखेंगे एसपीजी कमांडो, ध्यान रखना। फिर उनके आगे आपको दिखेंगे एनएसजी कमांडो मेरे भाई। फिर उनके आगे आपको दिखेंगे सीआरपीएफ के जवान या अर्धसैनिक बल। फिर उसके बाहर आपको दिखेंगे उस राज्य के पुलिस के जवान, ध्यान रखना है। इतने लोगों को भेदना, और यहां पर बैठे हैं आपके मोदी जी, है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है मेरे भाई। देश के प्रधानमंत्री पर हमला होना यानी देश पर हमला होना, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके की सुरक्षा है वो देश के प्रधानमंत्री को मेरे भाई दी जाती है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका एसपीजी। चलिए इसके बारे में और भी जो जानकारी है उनको हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है, आ जाओ। हाँ जी सर, प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, एसपीजी की बात करते हैं। एसपीजी इंग्लिश में बोला जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, याद रखना है, स्पेशल 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 प्रोटेक्शन ग्रुप, याद रखना है। और एनएसजी ब्लैक कट कमांडो होता है, और ये होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एनएसपीजी, आपको ध्यान रखना है। एसपीजी का जो गठन है मेरे बाबू, ये किया गया, आपका ध्यान रखना है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर एसपीजी का गठन होता है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है आपका भाई, मुख्यालय है, ये कहां पर है? आप कहोगे सर मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहां है मेरे बाबू? मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। और इनका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है? एसपीजी कमांडो का जो प्राथमिक कार्य है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, बताइए देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा कौन देते हैं? ऑप्शन में आएगा सीआरपीएफ, ऑप्शन में आएगा एनएसजी, ऑप्शन में आएगा एसपीजी, ऑप्शन में आएगा पैरा कमांडो। तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करके आए, तो आपको करके आना है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके जो परिवार होते हैं उनको सुरक्षा देने का काम होता है। क्लियर है? तो सभी जवान लिखेंगे विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार, और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित, परिवारों की सुरक्षा के लिए
स्थापित एक विशेष बल है। स्थापित एक विशेष बल है। ये एसपीजी का प्राथमिक कार्य है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। सर राहुल गांधी को एसपीजी नहीं प्रोटेक्शन, नहीं नहीं, राहुल गांधी को एसपीजी नहीं, राहुल गांधी को एनएसजी कमांडो है, वो जरूर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यूआईपी लोग होते हैं ना, उनको एनएसजी कमांडो प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो। इसके अलावा आप देखो, चाहे अपने योगी जी को देखो, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, उनके अगल बगल भी आपको एनएसजी दिखाई देंगे। लेकिन एसपीजी केवल प्रधानमंत्री के पास होता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी एनएसजी कमांडो है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो यहां लोगों के अंदर भी आप देख सकते हैं, आदर्श वाक्य है बहादुरी, समर्पण और मेरे भाई सुरक्षा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है मेरे भाई? एसपीजी के जो जवान होते हैं, जो कमांडो होते हैं, इस विशेष बल इकाई का आदर्श वाक्य है बहादुरी। बहादुरी, जोश, जुनून, जज्बा इनकी रग रग में बसा रहता है। मौत का दूसरा नाम होता है मेरे भाई एसपीजी कमांडो, ध्यान रखना है। और इनके पास है ना, ध्यान रखना, बाकी को ऑर्डर लेना पड़ता है, इनको ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। अगर इनको ऐसा लगा ना कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है और हमें कहीं खतरा लग रहा है ना, या कोई भी संदिग्ध कार्रवाई हो रही है, तो डायरेक्ट ठोकने का ऑर्डर होता है इनके पास। ये पूछेंगे नहीं कि हाँ हम उसे ठोके या ना ठोके, डायरेक्ट ऑर्डर होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और मोदी जी, ध्यान रखना, जिस भी इलाके में मोदी जी रहेंगे ना, मान लो इस इलाके में मोदी जी है, तो उसका मान के चलो लगभग है ना 2-3 किलोमीटर का जो एरिया होता है, उसके अंदर ना तो आपका मोबाइल का नेट काम करेगा ना, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे यार मोदी जी यूपी आए हैं, उनको तो कोई भी बम से उड़ा सकता है। नहीं बाबू, अगर किसी ने बम लगा भी दिया तो वो उसे फोड़ नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसका नेटवर्क चला जाएगा, ना कोई रिमोट काम करेगा, ना मेरे भाई कोई यहां पर जैसे आपकी रेंज काम करेगी। ऐसा नहीं कि आप मोदी जी के सामने बैठे वीडियो कॉल करके दिखा देते, नहीं दिखा पाओगे, आपका नेटवर्क चला जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मीडिया भी होती है ना, मीडिया, तो वो पर्सनल मेरे भाई जैसे जो एनआईए वाले होते हैं, पर्सनल मीडिया इनके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई कहीं से भी उठ के आ गया और चला गया मेरे भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे कोई मोदी जी को छू ही नहीं सकता भाई। बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आपको पता चल गया एसपीजी कमांडो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सर पबजी क्या होता है? अरे पबजी कमांडो थोड़ी होता है नालायक। यहां तक सभी जवान लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की जानकारियां आपको हम देते हैं। ठीक है भाई, फटाफट। सर मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। क्यों नहीं है परिवार भाई? शादीशुदा है मोदी जी, ध्यान रखना। अब वो अपनी वाइफ को साथ नहीं रखते, उसके लिए तो आप और हम क्या ही बता सकते हैं। चलिए, लिख लिया आप सभी जवानों ने? लिख लिया तो फिर आ जाओ, हम आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं होमगार्ड की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? होमगार्ड की बात करते हैं, आ जाओ। होमगार्ड्स क्या होते हैं? कभी देखा है आपने होमगार्ड? बताओ मुझे। होमगार्ड की स्थापना होती है दिसंबर 1946। कब होती है इनकी स्थापना मेरे भाई? दिसंबर 1946 में होती है होमगार्ड की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। इनके जो हेडक्वार्टर्स है, जो मुख्यालय है, वो अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो होमगार्ड्स का जो मुख्यालय है बाबू, वो कहां है? विभिन्न राज्यों में, फिक्स नहीं है,
विभिन्न राज्यों के अंदर आपको होमगार्ड्स के जो मुख्यालय है वो मेरे भाई दिख जाएंगे, ध्यान रखना है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या होता है? सेवा और परमो धर्म। होमगार्ड्स का जो आदर्श वाक्य है वो होता है आपका सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म, ये आपको ध्यान रखना है। और प्राथमिक कार्य क्या होता है मेरे भाई? होमगार्ड्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बताओ मुझे। होमगार्ड का प्राथमिक कार्य है वो आपका क्या होता है मेरे जवानों? कोई जवान बता सकता है? होमगार्ड, होमगार्ड यानी हर राज्य के अंदर इनका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। इनका प्राथमिक कार्य है पुलिस की सहायता करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। क्लियर है? इनका प्राथमिक कार्य है मेरे भाई पुलिस की सहायता करना, पुलिस की सहायता करना, और इसके अलावा मेरे भाई ध्यान रखना है आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना या बनाए रखने में मदद करना, यही इनका प्राथमिक कार्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए, पुलिस की सहायता करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद करना, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं यार, मेरे एक माइंड में आया है। मैं कब से आपको आदर्श वाक्य लिखाता जा रहा हूं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन नौजवान उसका आंसर है वो बता पाएगा। नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिखना मेरे भाई। एमपी पुलिस वगैरह का जो एग्जाम होता है ना, स्टेट वाइज एग्जाम, उसके एग्जाम में एक प्रश्न मिला था मुझे। देखो, प्रश्न है आपका, देखते हैं कितने नौजवान इस प्रश्न को भेद पाते हैं। कौन सा सरकारी निकाय, प्रश्न है मेरा, कौन सा कौन सा सरकारी निकाय, कौन सा सरकारी निकाय का आदर्श वाक्य, कौन से सरकारी निकाय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो, यदो धर्मस्ततो, धर्मस्ततो जय है पर काम करता है ना? बताओ मुझे जवानों, यह आदर्श वाक्य किसका है? सभी जवान बताएंगे, ये कोई सेना का आदर्श वाक्य नहीं है। बताओ मेरे जवानों, यह तो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय है, ये किसका आदर्श वाक्य है? कोई जवान बता सकता है क्या मुझे? बताओ, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा यहां सोचने के लिए। अगर किसी का बेसिक नॉलेज है तो बताओ मुझे।
चलिए, एक रीचा शर्मा नाम की एक प्यारी गुड़िया है, उसने आंसर ठीक बताया है। एक देवेंद्र भाई है, उन्होंने ठीक बताया है। बाकी सब गलत बता रहे हैं, बाकी सब गलत बता रहे हैं, इन्होंने ठीक बताया है। ठीक है मेरे भाई, तो होगा सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है ये। भारत का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पुलिस का है, उसका है। केवल 2 ही स्टूडेंट ने ठीक बताया है ना मेरे भाई। भारत का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई, इसका ये आदर्श वाक्य है। और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं भारत का ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कैसा निकाय है, तो ध्यान रखना यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक, आप लोग पॉलिटिकल में पढ़ोगे ये सब, संवैधानिक निकाय है। अभी मुझे बताओ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संविधान का आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना मेरे भाई। चलिए विजय भाई सर, कल यूट्यूब पर मॉडल टेस्ट पेपर कब होगा? 7:50 PM शाम को होगा मेरे भाई, ठीक है। ओके 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 ओके। चलिए, ये एक डिफरेंट प्रश्न मैंने पूछा है आप लोगों का आईक्यू चेक करने के लिए, ध्यान रखना है। आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है बाबू? आर्टिकल 124, याद रखना है। चलो आगे चलो, अब आ जाओ प्रादेशिक सेना की बात करते हैं। प्रादेशिक सेना की स्थापना आर्मी भर्ती 2025 के पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना मेरे भाई। प्रादेशिक सेना टीए के बारे में क्या क्या जानकारी आप सभी के लिए होनी चाहिए, इसके बारे में काफी जानकारी है, वो आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रादेशिक सेना टीए के मैंने भी 2 फिजिकल निकाल रखे हैं भाई। एक तो निकाला था नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, एक हमारे राजस्थान जैसलमेर में हुई थी, है ना, सॉरी बीकानेर में, वहां निकाली थी। ठीक है, प्रादेशिक सेना टीए की बात करते हैं, जिसकी स्थापना, और हमारे समय में 500-700 के बैच बनते थे, अभी तो एकदम लल्लू बैच बनाते हैं, 100 का, 50 का, 150 का। स्थापना कब होती है? 9 अक्टूबर 1949 स्थापना होती है। 9 अक्टूबर 1949, 1948 का एक अधिनियम था, उसके तहत 9 अक्टूबर 1949 को मेरे भाई आपको ध्यान रखना है टीए की स्थापना होती है। आर्मी एग्जाम 2025 का ये प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, जो टीए है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये लाला गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। कौन से मंत्रालय के अधीन गुरुदेव? मेरे भाई याद रखना, रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन है वो टीए काम करती है। जैसे आपकी एक आईसीजी होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इसके लिए आयु है वो कितनी होनी चाहिए, जैसे प्रश्न आता है ना एग्जाम में, अग्निवीर बनने की न्यूनतम आयु तो 17.5, अधिकतम पूछे तो 21 साल। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, प्रादेशिक सेना टीए में आपको जाना है, तो यहां मैं आयु की बात करूं लाला, तो ध्यान रखना न्यूनतम जो आयु है आपकी, न्यूनतम आयु तो होनी चाहिए 18 वर्ष। क्लियर है जी? और अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो वो होनी चाहिए आपकी 42, है ना मेरे भाई, 42 याद रखना है। आपके गुरुजी भी इसमें जा सकते हैं, मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूं मेरे भाई, है ना। मैं मेडिकली अनफिट हूं, वरना अभी भी जाके टीए को फोड़ सकता हूं 1600 मीटर को, है ना मेरे भाई। चलिए, कहते हैं ना समंदर को शांत समझ के या ना सोचना चाहिए कि इसमें रवानी नहीं है। चलिए मेरे भाई, तो न्यूनतम आयु यानी 18 से 42 वर्ष के जो विवाह जवान, अंकल, चाचा, ताऊ, वो सब जा सकते हैं प्रादेशिक सेना टीए के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और मैं बेसिकली बात करूं टीए का हेडक्वार्टर्स कहां है, मुख्यालय, तो ध्यान रखना ऑपरेट तो दिल्ली से होती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलग अलग राज्यों में है।
यानी विभिन्न राज्यों के अंदर है, वो इसके जो मुख्यालय है वो आप सभी जवानों को देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? विभिन्न राज्यों के अंदर आपको मुख्यालय है वो देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ हेडक्वार्टर्स की यहां बात करूं मेरे भाई, तो जैसे उत्तरी कमान, टीए की जो उत्तरी कमान है, टीए की जो उत्तरी कमान है आपका, जिसमें टीए ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है, टीए ग्रुप का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपका कहां है? उधमपुर में। कहां है जी? उधमपुर में है आपका। जे एंड के याद रखना है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं पश्चिमी कमान की, है ना, पश्चिमी कमान की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, पश्चिमी कमान टीए ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका चंडीगढ़ में। कहां है जी? चंडीगढ़ में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य कमान की, जो टीए की जो मध्य कमान है, टीए ग्रुप का जो आपका हेडक्वार्टर है वो मेरे भाई कहां पर हो जाएगा? लखनऊ यूपी में हो जाएगा आपका, लखनऊ में हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा जब मैं पूर्वी कमांड की बात करूं, पूर्वी कमान टीए ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहां है बाबू? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहां है जी? कोलकाता पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना है। भारतीय सेना के अंतर्गत ही काम होता है, सेम ही वर्दी मिलती है, ध्यान रखना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो टीए के ध्यान रखना जितने भी बटालियन होती है उनको ऑर्डर आ गया था कि तैयार हो जाओ, पूरे जोश के साथ पाकिस्तान को फोड़ना है। तैयार हो गए थे टीए के जवान, लेकिन वो युद्ध मेरे भाई आगे चल के शांत हो गया था। दक्षिणी कमान, बाकी प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, तब भी ध्यान रखना टीए है वो काम करती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। चलिए, टीए में कमांड्स नहीं होती है, यहां फिक्स कोई कमांड है नहीं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। इनकी ये हेडक्वार्टर्स है, अलग अलग राज्यों के अंदर है, आप सभी को ध्यान रखना है। और सबसे छोटी इकाई है वो यहाँ की सेक्शन होती है, चाहे आपको एयरफोर्स का पूछे, चाहे आर्मी का पूछे, किसी का भी पूछे आपको मेरे भाई, ध्यान रखना है सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछे, सबसे स्मॉल जो यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई अगर आपको पूछे, तो हमेशा आपको सेक्शन करके आना है। सेक्शन, सेना का निर्माण सेक्शन से होता है जिसमें 10 जवान होते हैं। ठीक है भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, फोन को अपडेट करो मेरे भाई, अगर वॉइस आगे पीछे आ रही है तो फोन को अपडेट करो। अब मुझे आप लोग बताओ, हमारी जो प्रादेशिक सेना टीए है इसका आदर्श वाक्य क्या है? बताओ मेरे जवानों, लिख लिया आप सभी ने? आगे चलूं मैं? जवानों लिख लिया तो बताओ, मैं आगे चलूं? बताओ बताओ फटाफट। अगर आप सभी मेरे प्यारे प्यारे जवानों ने लिख लिया तो मैं आगे चलने का कष्ट करूं। हे पार्थ, कृपया आगे चलो। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो सर। ओके, थैंक यू भाई। लाडले, टीए का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? देखो, एनसीसी का आदर्श वाक्य कई बार पूछा गया है, टीए का आदर्श वाक्य भी आपको पता होना चाहिए। क्या है आदर्श वाक्य? सावधानी व शूरता, सावधानी व शूरता, ये आपको ध्यान रखना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि जब बाढ़ वगैरह आती है ना, प्राकृतिक कोई भी आपदाएं आती है, तो ध्यान रखना वहां टीए के जवानों को भेजा जाता है।
आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी जो टीए है प्रादेशिक सेना है, इसका मेरे भाई प्राथमिक कार्य है वो आपका क्या होता है? प्राथमिक कार्य नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना। नियमित यानी जो हमारी आर्मी है, जो हमारी इंडियन आर्मी है ना मेरे भाई, अब जैसे मान लो कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो आर्मी के जो जवान हैं उनको टीए वाले कहेंगे साहब आप रुको, हम ये कर देंगे, आप अपना काम करो, है ना मेरे भाई। तो उनको ज्यादा परेशान नहीं होने देते मेरे भाई। तो इनका जो प्राथमिक कार्य है वो है नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना, स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं, इसके अलावा ध्यान रखना है तथा अन्य आपातकालीन स्थितियां तथा अन्य आपातकालीन स्थितियां जो टीए संभाल सकती है मेरे भाई, है ना। स्थितियां अन्य आपातकालीन स्थितियों में नागरिक और प्रशासन होता है ना मेरे भाई, उनकी सुरक्षा करना। नागरिक और प्रशासन की सहायता करना या सुरक्षा करना, ये टीए का प्राथमिक कार्य होता है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। मुझे आप लोग बताओ, हमारे देश के कौन से वो खिलाड़ी है जिनको टीए के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह की मानक उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, जिनको सम्मानित किया गया है। ऐसा नहीं कि टीए की सैलरी उनको मिलेगी, क्योंकि जो ड्यूटी ज्वाइन करता है उसे ही सैलरी दी जाती है। केवल उनको रैंक मानक उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। कोई है ऐसा जवान जो बता सकते हैं अब तक भारत के कौन कौन से वो खिलाड़ी है जिनको टीए के अंदर मेरे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, टीए भर्ती का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ठीक है, नीरज चोपड़ा ठीक है, और बताओ। इसके अलावा अभी दो खिलाड़ी और है मेरे भाई, उनके नाम भी बताओ। बताओ बताओ, आपने सिर्फ दो ही खिलाड़ियों के नाम बताया है, एमएस धोनी और नीरज चोपड़ा। इसके अलावा दो और खिलाड़ी है बाबू, दो ही ध्यान है आपको बस। सर इसमें गन मिलता है क्या? अरे सब कुछ मिलता है, बिल्कुल आर्मी जैसी फीलिंग आपको यहां आएगी। सर आपका 1600 मीटर का टाइमिंग, मेरा 4 मिनट 37 सेकंड था मेरे भाई। सचिन तेंदुलकर रॉन्ग आंसर। कपिल देव, हाँ ये ठीक बताया है हर्षित भाई ने, कपिल देव ठीक है। ए नालायक, रोनाल्डो का इधर क्या काम है? कपिल देव ठीक है, ऋषभ पंत गलत है, मिल्खा सिंह गलत है, सचिन तेंदुलकर गलत है, विराट कोहली गलत है। मतलब तीन खिलाड़ियों के नाम आपने बता दिया, अभी भी एक खिलाड़ी मिस है। अब तक चार खिलाड़ियों को ध्यान रखना टीए के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि रैंक से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से हैं देखो मेरे भाई। हाँ जी, तो सभी प्यारे नौजवान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के और फिर आपको लिखना है, क्योंकि आर्मी टीए भर्ती में भी ये प्रश्न आ चुका है। सभी प्यारे नौजवान लिखेंगे प्रादेशिक सेना, जिसे आप लोग टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, ठीक है, प्रादेशिक प्रादेशिक सेना। इंग्लिश में तो इसे बोला जाता है टीए, टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल
टेरिटोरियल आर्मी, ये बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। तो प्रादेशिक सेना टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से, मानक मानक उपाधि से, मानक उपाधि से सम्मानित भारतीय खिलाड़ियों, भारतीय से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी, से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी। हाँ जी, अभी बताया क्या चौथे का नाम? हाँ, अभिनव बिंद्रा। ये क्या नाम है इसका? गोरेंद्र सोलंकी ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया। अब दिल खुश हो गया कि आप लोग एक्टिव तो है मेरे भाई, एक्टिव रहना जरूरी है। कहते हैं ना, हौसले की तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो मेरे भाई। तो कोशिश करता है ना, उसकी हार नहीं होती। देखो कौन कौन है। तो पहले नंबर पर तो है मेरे भाई आपके कपिल देव। कौन है जी? कपिल देव, याद रखना है। कपिल देव कौन थे मेरे भाई? जिन्हें आप हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। 1983 का याद करो, विश्व कप इन्होंने ही जिताया था। इनकी कप्तानी में मेरे भाई भारत ने वेस्ट इंडीज को रगड़ के रख दिया था। कपिल देव 24 सितंबर 2006 के अंदर, आपको ध्यान, सॉरी 2008 में, 24 सितंबर 2008 को मेरे भाई इनको टीए के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर पर है आपके अभिनव बिंद्रा, उत्तराखंड से है, निशानेबाजी से है। निशानेबाजी में ध्यान रखना, भारत को पहला जो गोल्ड है वो इन्होंने ही दिलवाया था 2008 के जो आपके ओलंपिक्स हुए थे ना, उसके अंदर ध्यान रखना है। अभिनव बिंद्रा जो देश के लिए बहुत बड़ा काम करे ना मेरे भाई, उस खिलाड़ी को दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कपिल देव जी ने पहला वर्ल्ड कप जिताया 1983 में, अभिनव बिंद्रा जी ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया ओलंपिक के अंदर मेरे भाई, ध्यान रखना, निशानेबाजी में थे ये। तो इनको 2011 में मेरे भाई टीए के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद में देखो 2007 का 2011 का जो अपना वर्ल्ड कप था वो महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया, तो इनको भी मेरे भाई 2011 में सम्मानित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी, ये इन खिलाड़ियों के लिए मेरे भाई एक मोटिवेशन वाली रैंक होती है, ध्यान रखना है। इनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती, इस रैंक से सम्मानित कर दिया जाता है। सैलरी अगर ये अपनी ड्यूटी जाके ज्वाइन करते हैं, महीने भर ये टीए के अंदर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, तब जरूर इनको सैलरी मिलेगी, है ना। लगभग 1,20,000 प्लस मेरे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी होती है, ध्यान रखना। लेकिन इन लोगों को केवल सम्मानित किया गया है, ये कभी जाते नहीं है, ड्यूटी नहीं करते हैं, जिसके चलते इनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती, केवल इस रैंक से ये सम्मानित होते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को मेरे भाई 2000, अभिनव बिंद्रा को 2011 के अंदर और महेंद्र सिंह धोनी को भी 2011 के अंदर, ध्यान रखना, सम्मानित किया गया। इसके अलावा चौथे आपके अभी करंटली मेरे भाई नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं। 2021 का टोक्यो ओलंपिक में ध्यान रखना गोल्ड इन्होंने जितवाया था, आप सभी नौजवानों को पता है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को भी अभी 2024 के अंदर, सॉरी 25 के अंदर, नीरज चोपड़ा को टीए के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि है, ये 16 अप्रैल 2025 को दी गई। 16 अप्रैल 2025 को, ये डेट नहीं पूछेगा आपसे। अब पता है आपको टीए भर्ती में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में था मेरे भाई आपका, एक तो कपिल देव, एक ऑप्शन में था महेंद्र सिंह धोनी, और 2 ऑप्शन जिसमें एक अलग, एक ऑप्शन पे लिखा हुआ था ए व बी दोनों। तो वहां बच्चे महेंद्र सिंह धोनी लगा के आ गए, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, अब तक ये 4 खिलाड़ी है
जिनको टेरिटोरियल आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है सर, गूगल पर गलत बता रहा है। अरे गूगल पे भरोसा क्यों करते हो आप? आपके सामने जिंदा आदमी पढ़ा रहा है, गूगल है वो जिंदा थोड़ी है, पहले की बातें बताता है आपको। चलिए यहां तक लिखो, आगे चलते हैं फिर। लिखो मेरे भाई। लिखो फटाफट। और आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को ध्यान है कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे जवानों? 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई बच्चा है जो बता सकता है 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ मेरे जवानों। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? देखो 12 जनवरी को तो आप मनाते हैं राष्ट्रीय विवाह दिवस, और 12 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय विवाह दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर जी टाइम हो गया। चलो भाई टाइम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के आना मेरे भाई। कल भी आपको देखिए मैं एनसीसी से जुड़ी हुई जानकारियां पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मेरे भाई देखो एनसीसी है, फिर हम भारत की जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं जैसे आईबी है ना, रो है, इसके अलावा सीबीआई है, इसके अलावा एनसीबी है, इसके अलावा ईडी है, छापा वगैरह मारने का काम होता है ना, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है, इनके बारे में भी हम है वो कल मेरे भाई पढ़ेंगे। और एक हमारा अर्धसैनिक बल एसएसएफ भी रह गया, उसके बारे में भी आपको मैं कल जानकारी दूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्लास आप सभी जवानों को बेहतरीन लगी होगी, तो और अपने दोस्तों को बताओ ताकि मेरे भाई हम लोगों का ये बेहतरीन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे काबिल जवानों के पास पहुंचे और वो अपने वर्दी पाने के सपने को साकार करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे भाई।